में क्या कहा जाता है, केमिकल नए रूप में आ जाता है। कोई भी चीज आप देखोगे जिसका परिवर्तन हो जाता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चले आते हैं। जैसे आप मान लो ऑक्सीजन हुए, हम लोग डेली लाइफ में आप देखोगे O2, O2 ये कंबसन है, ये कंबसन मतलब कि ये ज्वलनशील है ना। आप जानते होंगे ढेर सारे आदमी O2 को यूज करते। O2 हम लोग सांस में लेते हैं, जो सांस लेते हैं जो उसमें O2 भी आपका प्रेजेंस रहता है। प्लस H2, ये भी कंबसन, ये भी जो है ना ज्वलनशील है। H2 भी ये बनाते हैं क्या, H2O। ये देखिए इसमें कितना बड़ा दोस्ती है। ये बेचारा, ये दोनों जलाने का काम करता है, लेकिन ये जो है ना बुझाने वाला काम करने लगता है। देखिए ऑक्सीजन कैसे रिएक्ट किया, क्या लोचा है यार, ये कैसे अपना दोस्ती बना लेता है, ये हम जानते हैं। ये देखिए ऑक्सीजन का जो है ना फर्स्ट ऑर्बिट जो होता है उसके पास दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और दूसरा ऑर्बिट जो होते हैं ना इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 4 5 1 6। अब बताओ ये ऑर्बिट फुलफिल है। देखिए आप ये लेक्चर आप देख सकते हो एटम्स एंड मॉलिक्यूल में आप देखोगे किसमें ये लेक्चर अपलोड हम जल्दी कर देंगे। ये देखो, चलो हम बताते हैं। ये इसके पास जो है पहला ऑर्बिट, किसी भी एटम का पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, जो कि ऑक्सीजन के, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। कि जहां ध्यान रखना है ऑक्सीजन 8 होता है। 8 ऑक्सीजन, पहला ऑर्बिट फुलफिल, सेकंड ऑर्बिट नहीं फुलफिल है, इसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन है। ये जो है ये चाहेगा कि भाई कहीं से इलेक्ट्रॉन लेके हम जो है ना अपना ड्यूप्लेट फुलफिल करें, हम ऑक्टेट फुलफिल करें। ये हाइड्रोजन में 1 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हाइड्रोजन भी चाहेगा हम 2 ड्यूप्लेट फुलफिल करें, मतलब कि ये जो अपना ऑर्बिट है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लाना चाहेगा, और ऑक्सीजन लाना चाहेगा कहीं से, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में दोस्ती हो जाता है। कहता है भाई एक काम करो, हम दोनों साझा कर लेते हैं, तुम्हारे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिट हो जाएगा, मेरे पास ये ऑक्टेट फुल हो जाएगा, तुम लोग का ड्यूप्लेट फुलफिल हो जाएगा। 2 ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और मेरे भी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये केमिकल रिएक्शन में होते हैं। केमिकल रिएक्शन में जब ऑक्सीजन जो है ना H2 के साथ कंबाइन करता है, ये बना देता है H2O। ये ध्यान रखना है। अब ये कैसे बनाता है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते क्या है, किस तरह से ये साझा करते हैं, ये आप देख सकते हो। एटम्स के बारे में हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे। एटम्स में सारा चीज आपको बताया जाएगा। लगभग 30 एटम्स के बारे में हम बताएंगे, और उसका जो है ना एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ये सारी चीज को इजी रिमेम्बर करने का एक तरीका बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभी ये मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होते क्या है। रासायनिक अभिक्रिया जो होते हैं ना, जब 2 से अधिक पदार्थ, जैसे अभी आपने एग्जांपल लिया H2 प्लस O2, ये मिलकर क्या बनाते हैं, H2O। कोई दिक्कत, ये H2O बनाए H2O। ये जो होते हैं H2 प्लस O2, ये इसे कहते हैं अभिकारक। क्या कहा जाता है, अभिकारक, ठीक, अभिकारक इसे कहते हैं। और ये जो है ये H2O, ये प्रतिफल या उत्पाद इसे कहा जाता है, प्रतिफल या उत्पाद, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं। जैसे उदाहरण आप देखोगे, जैसे वायु तथा नमी की उपस्थिति में लोहे पर जंग लगना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। लोहे पर जंग लगना, ढेर सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं अपने डेली लाइफ में, हम देखते हैं, लेकिन अनसीन कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। ढेर सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। जैसे रेनी सीजन में, वर्षा के टाइम में हम देखते हैं, बारिश में जब कोई आयरन जो है ना रखा रह जाता है बाहर में, तो उसमें जंग लग जाते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए जब 4Fe क्या है, आयरन है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 26 होता है। ये ध्यान रखना है, Fe आयरन, ये जो है O2 के साथ 3O2 के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाते हैं, ये 3O2 प्लस H2O भी रहा है जी, 6H2O। ये बनाते हैं 4FeOH होल थ्राइस, OH होल थ्राइस, ये बनाते हैं, ठीक है। देखिए ये 4Fe यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हैं, इसे कहा जाता है अभिकारक। और ये प्रतिफल बना है, ये क्या बना है, प्रतिफल। ये क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब जंग लगना। ये जंग है, कोई भी लोहे में जंग लगना, ये प्रोसेस होते हैं। ये
Fe प्लस O2 और प्लस H2O किसके प्रेजेंस में, हवा के प्रेजेंस में प्लस पानी की उपस्थिति में ये जंग करते हैं, ठीक है। इसे अभिकारक कहते हैं और इसे प्रतिफल करते हैं। जैसे आप देख सकते हो रेनी सीजन में, जैसे यहाँ देखो ये क्या हुआ है, जंग लगा है, ये भी केमिकल रिएक्शन है। ये 4Fe प्लस 4Fe मान लीजिए आयरन प्लस O2 प्लस H2O ये बना रहे हैं FeOH होल थ्राइस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिकारक हमने पहले देखा। अभिकारक ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन ले रहे थे, 4Fe प्लस O2 ये वाला जो मैंने एग्जांपल दिया, 4Fe प्लस 3O2 प्लस 6H2O ये क्या बना रहे हैं, 4Fe प्लस OH होल थ्राइस ये जो है ये अभिकारक कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, अभिकारक। और ये क्या कहलाता है, अभिकारक। चलिए इसके बारे में, अभिकारक ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। और देखिए उत्पाद किसे कहते हैं, उत्पाद या प्रतिफल। ये 4Fe इसके कारण जो ये 4Fe प्लस OH होल थ्राइस बना, इससे उत्पाद कहते हैं, ठीक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया करके जो नए पदार्थ बनाते हैं उन पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे H2 प्लस Cl2 ये क्या है, अभिकारक है। क्या है, अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, अभिकारक, ठीक है। उसके बाद ये जो दिख रहे हैं एरो के बाद ये जो दिख रहा है ये प्रतिफल है। जो प्रोडक्ट बने हैं, जो प्रतिफल बना है अभिक्रिया कर, ये जो है क्या है, उत्पाद है, ठीक है। उत्पाद ये प्रतिफल है, प्रतिफल या उत्पाद कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है, देखिए किसी भी पदार्थ में जब परिवर्तन होता है तो यह दो प्रकार का परिवर्तन होता है। पहला भौतिक परिवर्तन और दूसरा जो है रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक और रासायनिक के बारे में हम जानते हैं। ये भौतिक फिजिकल चेंज इंग्लिश में कहा जाता है और केमिकल चेंज, ये दो टाइप हो, जिसे भौतिक फिजिकल चेंज कहा जाता है और रासायनिक केमिकल चेंज। ये रासायनिक और भौतिक चेंज होते क्या जानते हैं। चलिए भौतिक चेंज ऐसे परिवर्तन जो पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन, भौतिक गुणों मतलब कि ऐसा पदार्थ जो फिर से जो है ना उसी रूप में आ सकता है। सिर्फ भौतिक चेंज आता है, मतलब फिजिकल में चेंज आ जाता है, फिजिकल चेंज। जैसे आप ले लो मोम, वैक्स जिसे कहते हैं इंग्लिश में वैक्स कहते हैं और मोम कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। जैसे मोम जो है ना, मोम को आप जो है ना हीट करो, मोम को जब हीट करोगे ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। ये लिक्विड फॉर्म में हीट करने पर ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। बस यूं ही आप ऐसे छोड़ोगे यूं ही लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। हीट करने पर जब इसे मोम को आप फिर नॉर्मल टेम्परेचर पर ला दोगे, ये फिर जो है ना क्या होंगे, फिर जम जाएंगे, फिर उसी अवस्था में आ जाएंगे। ये जो है भौतिक चेंज हो रहा है, इसे फिर से उसी अवस्था में लाया जा सकता है। गर्म करने के बाद, हीट करने के बाद ये लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप नॉर्मल टेम्परेचर पर लाओगे ये फिर वैक्स के रूप में आ जाएंगे, ठीक है। मतलब मोम के रूप में ही आ जाएंगे। मोम में परिवर्तन क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज, भौतिक चेंज आ रहे हैं। चलिए जानते हैं भौतिक गुण। किसी भी पदार्थ में भौतिक परिवर्तन के पश्चात पदार्थ की अवस्था में हमने कहा पीछे। चलिए भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है, ठीक। उसके बाद भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के रंग, अवस्था अथवा आकार में परिवर्तन। देखिए भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रंग, अवस्था अथवा आकार में परिवर्तन होता है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। भौतिक परिवर्तन में किसी प्रकार के नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। देखिए भौतिक फिजिकल चेंज में कोई भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। देखिए वैक्स वाला एग्जाम्पल जो हम दिए, वैक्स को हम जो है हीट करके हीट किए और ये पिघल गया, ये जो है पिघल गया। फिर आप जब इस तरह नॉर्मल टेम्परेचर पर रखोगे तो ये फिर वापस उसी अवस्था में आ जाए, मतलब कोई चेंजेस आए नहीं ना आए। क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, बस ये ध्यान रखना है। चलिए उदाहरण जैसे बर्फ बनना। देखिए हम लोग अक्सर घर में क्या करते हैं, फ्रिज में बर्फ रख देते, पानी रख देते हैं, पानी रखते हैं, वो बर्फ बन जाता है। फिर वही बर्फ को आप निकालोगे फ्रिज से तो फिर वो क्या बन जाता है, पानी के रूप में आ जाते हैं। ये भी किसका भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। मोम का पिघलना, ये भी उदाहरण, ये दो ही
मैंने बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ देखो, ये देखो, बर्फ पिघलना, पानी का क्या होना, बॉइलिंग होना। बॉइलिंग मतलब उबलना। और पानी में किसको किसको पानी में जो आप डाल दोगे, मान लीजिए आप डाल दिए पानी में डस्ट पार्टिकल। वो डस्ट पार्टिकल जो है ना पानी में जमा हो जाता है, लेकिन वो कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाता है। वो फिर छाक कर हम नए वाटर जो है उससे बाहर सेपरेट कर सकते हैं उसको। अपना अवस्था वो अलग हो जाएंगे और फिर पानी भी अलग हो जाएंगे। या कि भौतिक चेंज हुआ, इसमें कोई रासायनिक चेंज। भौतिक चेंज में होता क्या है, फिर से उसी अवस्था में लाया जा सकता है किसी भी। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ये ग्लास जो टूटे हैं इसे भी ऐसा ही अवस्था में लाया जा सकता है। ग्लास जो टूटते हैं इसे भी इसी के अवस्था में लाया जा सकता है। आप ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि ग्लास भाई कैसे। ग्लास को इसे भी एक टेम्परेचर पर जो है गर्म करके उसका नया फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जा सकता है। जैसे देखिए, पानी और चीनी का घुलना, पानी और चीनी का घुलना ये भी कौन सा फिजिकल चेंज है। और सेलिंग ऑफ पेपर, ये जो चॉपिंग वुड मतलब कि लकड़ी का काटना, ये सब क्या है, फिजिकल चेंज है। ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जो किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन करता है। मतलब कि जैसे आप देखो, ऐसा परिवर्तन है, ये केमिकल चेंज है जो जैसे हमने पहले देखा Fe प्लस O2 प्लस H2O, ये क्या बनाया, FeOH होल थ्राइस बनाया था ना, FeOH होल थ्राइस। ये जो है ये क्या हुआ, ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ। रासायनिक क्योंकि ये चेंज हो गया किसमें, FeOH। इसको फिर से वापस इसमें नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है। ये फिर से वापस इसमें कन्वर्ट नहीं, फिजिकल चेंज हो गया। फिर से वो उत्पाद जो है फिर से अभिकारक में चेंज हो जाता था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन के पश्चात पहले वाले अवस्था में प्राप्त नहीं किया जाता। मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया जो होगा, जैसे आप मान लो किसी कागज को जलाए, ठीक है, कागज को आपने जलाया। ये कागज जब जल जाते हैं जो बच जाते हैं राख ही बचते हैं। वो राख को आप फिर से कागज में कन्वर्ट कर सकते हो, ये पॉसिबल है नहीं। ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। और लोहे में जो जंग लगते हैं, क्या आप लोहे को फिर उसी अवस्था में ला सकते हो, नहीं। आप कहोगे सर हाँ ला सकते हैं उससे साफ करके, लेकिन वो जो है ना लोहे, जब आप उसे वजन करोगे, जब 50 ग्राम लोहा होगा तो वो दिखेगा कितना, 30 ग्राम, क्योंकि वो रस्टिंग के कारण उसका शरीर पर से वो जो है लोहे का जो आउटर लेयर था वो खत्म हो जाता है, वो डिग्रेड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जिसके कारण लोहे का वजन कम हो जाता है। चलिए, इस प्रकार का परिवर्तन समानते पदार्थ रासायनिक गुणों में परिवर्तन, ये रासायनिक गुणों में एक अस्थायी परिवर्तन है। ये जो है ना अस्थायी परिवर्तन है, फिर दोबारा रिटर्न नहीं हो सकते। मतलब कि जो प्रोडक्ट बनने उत्पाद बन जाते हैं उससे फिर किसमें चेंज नहीं हो सकते हैं, अभिकारक में चेंज नहीं हो सकते हैं। चलिए, रासायनिक परिवर्तन के पश्चात पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। उदाहरण दूध का दही। अरे यार, दूध का दही हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं। दूध जो है दही बन जाता है, तो फिर उसको दूध में कन्वर्ट करना पॉसिबल है नहीं। यही है रासायनिक अभिक्रिया, आप रासायनिक परिवर्तन कह सकते हो। जैसे लोहे में जंग लगना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि फिर से आप उसी अवस्था में नहीं ला सकते हो। चलो आगे देखते हैं। क्रिस्टलीकरण उदाहरण, रासायनिक अभिक्रिया है क्या, क्रिस्टलीकरण मतलब ये वर्ब वाला जो एग्जांपल दिए थे, आइस जो है, आइस क्रिस्टल है, क्रिस्टल से फिर ये मेल्ट होकर वाटर बन जाता है, पानी बनता है ना, ये सॉलिड से लिक्विड अवस्था में आ जाता है, ठीक है। क्या ये उदाहरण है रासायनिक अभिक्रिया का, या भौतिक परिवर्तन का, या रासायनिक परिवर्तन का, या जैविक परिवर्तन का? किसका एग्जाम्पल है ये? क्रिस्टलीकरण किसका एग्जाम्पल है भाई? हमने पिछली क्लास में पहले ही हमने कहा था कि भाई ये जो है ना आइस जो है मेल्ट करके पानी बन जाता है, फिर आइस को फिर मेल्ट करके क्या बना सकते हैं, पानी को फिर से फ्रीजिंग करके क्या बनाया जा सकता है, फ्रीजिंग करके इसको फिर किसी सॉलिड स्टेट में लाया जा सकता है, इसको आइस में कन्वर्ट कर दिया जा सकता है, आइस है ना।
फिर इसका अवस्था रिटर्न उसी अवस्था में लाया जा सकता है। सो इसलिए ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। भौतिक परिवर्तन में क्या क्या बदलते हैं, हमने देखा था भौतिक परिवर्तन में क्या बदलते हैं, आकार भी बदलता है, शेप चेंज हो जाता है, और माप होता है ना, ठीक है। रंग व अवस्था में परिवर्तन होता है, उपरोक्त सभी, मतलब इसमें से सभी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना, क्या ये रासायनिक परिवर्तन है? हाँ, ये रासायनिक परिवर्तन है, आप जानते हैं, आपने पहले। और भोजन का पचना, भोजन जो डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट होते हैं, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये स्टोमक है ना, इसमें डाइजेस्ट जो होते हैं भोजन, ये जो भोजन डाइजेस्ट होते हैं, ये सिंपलर फॉर्म में आ जाते हैं। हम लोग पहले तो च्यूइंग करते हैं, पहले मुंह में हम लोग का क्या होता है, च्यूइंग होता है। हम लोग क्या करते हैं, च्यूइंग करते हैं, पहले बकल कैविटी में हम लोग च्यूइंग करते हैं। च्यूइंग करने के बाद जो है ये रहा, बकल कैविटी में हम लोग का च्यूइंग होता है। उसके बाद धीरे धीरे ये जो है ना, डाइजेशन के लिए ये कहाँ चले आते हैं, स्टोमक में भी इसका जर्निंग होता है बाबू, ये भी सिंपलर फॉर्म में आ जाते हैं, पूरे सिंपलर फॉर्म में। फिर ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम से स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्या है, कौन सा चेंज है, ये केमिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज मतलब रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन होता है भोजन का पचना, मतलब ए और बी दोनों है। थैंक यू, आगे देखते हैं नेक्स्ट। थैंक्स।